बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी के चैप्टर एंजाइम से है, जिसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन। यानी कि आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जो एंजाइम के रिएक्शन के ऊपर असरअंदाज होते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम के रिएक्शन पर असरअंदाज होते हैं, ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को स्लो डाउन करता है। तो वो फैक्टर्स हम पढ़ेंगे, या एंजाइम की एक्टिविटी को फास्ट भी कर देता है, हम ये भी इंशाल्लाह इसमें पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर जो है हमारा, ये इसमें हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में कि टेम्परेचर किस तरह इफ़ेक्ट करता है। दूसरा हम पढ़ेंगे पीएच के बारे में, फिर एंजाइम कंसंट्रेशन के बारे में, और फिर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो रेट फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन, लेकिन उसमें हम टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। नॉर्मली हम देखते हैं कि जो एंजाइम होते हैं वो फंक्शन करते हैं, वो किसी रिएक्शन को स्पीड अप करने में मदद देते हैं। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को फास्ट करता है। ठीक है, मतलब एंजाइम नॉर्मली तो एक रिएक्शन को फास्ट कर रहा है। मतलब अगर मैं एग्जांपल ले लूँ इधर कि फ़र्ज़ करो एक एंजाइम 1 है जो सबस्ट्रेट के ऊपर, मतलब हम सबस्ट्रेट के साथ मिला देते हैं और एक रिएक्शन हो रहा है। अगर उसकी स्पीड हो रही है फ़र्ज़ करो 100 में, ठीक है, 100 में कैसे, मतलब 100 मॉलिक्यूल्स पर सेकंड। ठीक है, ये देखें, असल में जो एंजाइम होता है वो रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन हम पढ़ेंगे कि रेट ऑफ एंजाइम में रिएक्शन में क्या फ़र्क आता है। तो रेट हम इधर पढ़ रहे कि एंजाइम 1 है जो कि सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर रहा है प्रोडक्ट में, तो वो जिस टाइम में इसको कन्वर्ट कर रहा है उसकी स्पीड रिलेटेड टू द टाइम टेकन, मतलब जो वक्त लगता है एक सबस्ट्रेट को कन्वर्ट होने में, उसको हम रेट कहते हैं। देखें इधर मैंने तारीफ लिखी हुई है कि रेट सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स कैटलाइज्ड इन अ यूनिट टाइम, मतलब किसी ख़ास वक्त में कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कैटलाइज होते हैं। मतलब टाइम के एतबार से हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स कैटलाइज हो रहे हैं, लेकिन कितने टाइम में हो रहे हैं, टाइम वो कितना ले रहा है, तो उसको हम कहते हैं रेट। तो इधर देखिए ये एंजाइम 1 है जो कि सबस्ट्रेट के साथ मिलता है और सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में, लेकिन उसकी स्पीड क्या है कि वो एंजाइम 100 मॉलिक्यूल 1 सेकंड में कैटलाइज कर रहा है। ठीक है, लेकिन इधर एक हमारे पास एंजाइम 2 है जो कि कैटलाइज कर रहा है 200 मॉलिक्यूल पर सेकंड। तो देखिए इसकी स्पीड ज़्यादा है, इस एंजाइम की स्पीड कम है, वो 100 मॉलिक्यूल को कैटलाइज कर रहा है 1 सेकंड में, और ये 1 सेकंड में 200 मॉलिक्यूल को कैटलाइज कर रहा है। तो हम इस लिहाज से कह सकते हैं कि इस एंजाइम की जो स्पीड है वो ज़्यादा है, कैटलाइज करने की स्पीड इसकी ज़्यादा है। तो ये हम इस तरह क्या कहते हैं कि ये रेट को बढ़ाता है। तो ये देखिए, ये रेट मतलब स्पीड बढ़ रही है, मतलब मॉलिक्यूल को कैटलाइज करने की स्पीड बढ़ रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि रेट बढ़ गई है। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कैटलाइज्ड इन यूनिट टाइम, दिस इज कॉल्ड रेट। तो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन जो होता है उसको, उसमें तब्दीली लाने के लिए, उसको कम करने या ज़्यादा करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अगर वो फैक्टर्स हों तो एंजाइम की एक्टिविटी या तो फास्ट होगी अगर, या कम होती जाएगी। तो अब कुछ फैक्टर्स हैं जो इसके ऊपर असरअंदाज होते हैं, उनमें से हम कईयों का जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले हम उसमें डिस्कस करेंगे टेम्परेचर के बारे में। तो टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करते हैं कि टेम्परेचर क्या करता है एंजाइम एक्टिविटी के साथ। ठीक है, जो एंजाइम एक्टिविटी जो रेट है, जिस रेट से मतलब सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो उसमें क्या फ़र्क लाता है टेम्परेचर। तो अब हम वो डिस्कस करेंगे। अब देखें, सिंपली हम कहते हैं कि टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो एंजाइम जो एक्शन होता है या रिएक्शन होता है वो स्पीड अप होता जाएगा। मतलब
रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, या हम इधर ये भी लिख सकते हैं कि रेट जो है वो बढ़ता जाएगा। अब सवाल इधर ये पैदा होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट में मतलब तेज़ी क्यों आती है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि नॉर्मली जो कि हमारे पास एक सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये हमारे पास सबस्ट्रेट आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया, एंजाइम। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट जब आपस में मिलते हैं और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, तो वो फर्दर जाके किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन इधर हम देखते हैं कि जो एंजाइम के मॉलिक्यूल्स हैं वो बने हुए हैं एटम से, ठीक है, मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, ठीक है, एंजाइम जो है वो मॉलिक्यूल से बना हुआ है, ठीक है, और ये मॉलिक्यूल जो है वो फर्दर एटम से बने हुए हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है। अच्छा, और इस तरह जो सबस्ट्रेट है वो भी किस चीज़ से बने हुए हैं, ये भी मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। अब आप देखें कि हर एक चीज़ की, ये देखें ये जो मॉलिक्यूल है इनका एक ख़ास काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। तो ये मॉलिक्यूल हरकत में है, एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, कोलिजन हो रही है इनके बीच में, तो ये इनकी काइनेटिक एनर्जी है। जो मतलब इनकी जो एनर्जी ये प्रोड्यूस कर रहा है वो किस चीज़ की वजह से, मतलब इसकी मोशन की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, तो वो काइनेटिक एनर्जी है। अब हम क्या कहते हैं कि इधर अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, तो टेम्परेचर का इफेक्ट किस चीज़ पे होता है, काइनेटिक एनर्जी पे, और काइनेटिक एनर्जी इसकी इंक्रीज हो जाती है। अब जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो नंबर ऑफ कोलिजन वो भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। मतलब जिस रेट से वो एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं ना, अगर इनकी स्पीड बढ़ा दी जाए ना, स्पीड बढ़ा देता है, तो ये स्पीड बढ़ने के साथ साथ इनके आपस में मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब एक ख़ास कंटेनर में आप देखें, इस कंटेनर, ये एक कंटेनर है, इसमें एंजाइम भी पड़े हुए हैं और सबस्ट्रेट भी पड़े हुए हैं। तो अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया जाए तो ये जो आपस में इनकी कोलिजन है ये ज़्यादा होती जाएगी, इनका स्पीड ज़्यादा हो जाएगा, नंबर ऑफ कोलिजन ज़्यादा हो जाएगी, और मतलब सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ मिलने के मौके और चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है। मतलब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ कांटेक्ट में इजीली आएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ एंजाइम की एक्टिविटी भी फास्ट होती गई, ठीक है। और इधर ये चीज़ लाजमी नोट करें कि अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस जो है ना वो चेंज लाते हैं टेम्परेचर में, तो आप देखें कि एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो डबल होती जाएगी। मतलब देखें, मैं इधर एग्जांपल देता हूं कि फ़र्ज़ करो, मतलब टेम्परेचर हमारे पास क्या है, टेम्परेचर फ़र्ज़ करो हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस है, और एंजाइम जो एक्टिविटी है, रेट ऑफ एंजाइम है वो क्या है, वो हमारे पास हो रहा है फ़र्ज़ करो और 20 मॉलिक्यूल्स पर सेकंड। अब आप देखें, मैं इसमें 10 डिग्री का चेंज लाता हूं तो ये 20 डिग्री सी बन जाएगा सेल्सियस। अब इसकी एक्टिविटी कितनी हो जाएगी, इसको डबल कर दे तो ये 40 मॉलिक्यूल्स पर सेकंड हो जाएगा। अब इसमें मैं 10 डिग्री और चेंज लाता हूं, ये 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो इसको डबल कर दो, ये 80 मॉलिक्यूल्स पर सेकंड, ठीक है। इसको मैं 40 कर देता हूं तो ये 80 को डबल करने के बाद क्या बन जाएगा, 160 मॉलिक्यूल्स पर सेकंड। तो आप ये लाजमी जहन में रखें कि अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज लाते हैं टेम्परेचर में, तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो जो रेट है वो डबल होता जाएगा। लेकिन हर एक चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, जो भी चीज़ होती है उसकी एक ख़ास लिमिट होती है, और ये तब तक बढ़ता जाएगा, तब तक बढ़ता जाएगा जब तक ये सेचुरेशन लेवल तक पहुंच जाएगा। मतलब जो मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर है, देखें, मतलब एक होता है ना ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या चीज़ है, आप इसको ज़रा जहन में याद रखें। वो टेम्परेचर
جس پہ انزائم کی ایکٹیویٹی بالکل پیک پر ہوتی ہے، میکسیمم لیول پہ ہوتی ہے. انزائم کی ایکٹیویٹی جس ٹمپریچر پہ بالکل میکسیمم لیول پہ ہوتی ہے نا، تو اس لیول کو اپٹیمم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک ٹمپریچر کے لیے بھی کیا چیز ہے کہ اپٹیمم ٹمپریچر جو ہے وہ درکار ہوتا ہے انزائم کی ایکٹیویٹی کے لیے. تو ہر ایک مالیکیول، ہر ایک سبسٹریٹ کو کنورٹ ہونے کے لیے ایک خاص ٹمپریچر کی ضرورت ہے، اور ہر ایک انزائم ایک خاص ٹمپریچر تک جو ہے نا وہ صحیح کام کرتے ہیں. اگر ٹمپریچر اس لیول سے بڑھا دیا جائے تو پھر انزائم جو ہے وہ ایکٹیویٹی کو سلو ڈاؤن کرتے ہیں. میں ابھی آپ کو گراف میں دکھاؤں گا، لیکن پہلے یہ دیکھیں، چلو ادھر میں بتا دیتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس گراف ہے. یہ جو ہمارے پاس ایکس ہے یہ ٹمپریچر ہے، اور یہ جو وائی ہے یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے، یہ ریٹ ہے. تو دیکھیں ٹمپریچر کو بڑھانے سے ریٹ میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ دیکھیں جتنا ٹمپریچر بڑھا رہا ہوں میں تو اتنا ریٹ بڑھتا جائے گا. لیکن آپ دیکھیں یہ ایک خاص لیول تک میں پہنچ گیا، یہ دیکھو 40. تو جو ایک انزائم ہے وہ 40 ڈگری سیلسیس تک اس کی ایکٹیویٹی ڈبل ہوتی جا رہی ہے، لیکن جب اس کو 40 پر لے کے جاتا ہوں وہ اپٹیمم لیول پہ پہنچ جاتا ہے. اب اپٹیمم لیول سے میں ٹمپریچر کو بڑھاتا ہوں تو جتنا میں ٹمپریچر بڑھاتا ہوں اتنے ریٹ میں اضافہ ہو رہا ہے. جس ریٹ سے انزائم ایکشن کر رہا ہے اس ریٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ میں بڑھا رہا ہوں کس چیز کو، ٹمپریچر کو بڑھا رہا ہوں. لیکن ایک خاص لمٹ تک یہ بڑھتا جائے گا. اور کس ریٹ سے بڑھتا جائے گا کہ اگر میں 10 ڈگری سیلسیس جو ہے وہ ٹمپریچر کو بڑھاتا ہوں تو ٹمپریچر جو انزائم ایکٹیویٹی ہے یا ریٹ آف انزائم ایکشن ہے وہ ڈبل ہوتا جائے گا. اس میں کتنا فرق آئے گا، ڈبل ہوتا جائے گا. لیکن ایک لیول پہ پہنچ جائے گا جو کہ اس کا اپٹیمم لیول ہے. یہ دیکھیں یہ اپٹیمم لیول ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوتا جائے گا کہ انزائم کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ سلو ہوتی جائے گی اور بالکل ختم ہو جائے گی. مطلب جتنا ٹمپریچر بڑھاؤ گے سلو ہوتے 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 بالکل ختم ہو جائے گی. اب یہ کنسپٹ ذرا دیکھ لیں کہ یہ کیوں اس طرح کیوں ہوتا ہے. مطلب ایک انزائم کی جو ایکٹیویٹی ہے اس میں یہ فرق کیوں آتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب ٹمپریچر زیادہ بڑھانے سے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک فرض کرو ہمارے پاس سبسٹریٹ ہے اور اس کے ساتھ کیا چیز ہے، انزائم ہے. اب انزائم جو ہے وہ مالیکیول سے بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ انزائم مالیکیول سے بنا ہوا ہے. اب ان مالیکیولز کو اگر میں ڈیٹیل میں دیکھتا ہوں تو یہ ایٹمز ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے کیا بنایا ہوا ہے، بانڈ بنایا ہوا ہے. کیا بنایا ہوا ہے، بانڈ بنایا ہوا ہے. اب ان کے درمیان جو بانڈ بنا ہوا ہے وہ مطلب اس میں جب ٹمپریچر کو بڑھاتا ہوں، کیا ٹمپریچر کو جتنا میں بڑھا رہا ہوں تو اس میں اس کی کائنیٹک انرجی انکریز ہوتے جائے گی اور ان کا جو کولیجن ہے وہ ریٹ بڑھتا جائے گا. اور ایک خاص لمٹ تک تو ٹھیک ہے یہ برداشت کرے گا، لیکن اگر ٹمپریچر اپٹیمم لیول سے زیادہ ہو جائے تو یہ مالیکیول جو ہے یہ اتنے زیادہ، ان کی سپیڈ اتنی زیادہ ہو جائے گی، اس کی کولیجن اتنی تیزی سے ہونے لگے گی کہ یہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ہم پانی کو ابالتے ہیں تو پانی کا ٹمپریچر بڑھتا ہے، پھر اس کے اوپر ببلز آنے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ سٹیم میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ مالیکیول جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنے زور سے اتنی تیزی سے ٹکراتے ہیں کہ ان کے بیچ فاصلہ زیادہ ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کو چھوڑ کے مطلب مالیکیولز علیحدہ ہو جاتے ہیں اور وہ ویپرز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہلکے ہو جاتے ہیں تو پھر اوپر کی طرف اڑتے ہیں بھاپ کی شکل میں. تو یہ بھی مطلب ایک مٹیریل ہے. انزائم کیا چیز ہے، انزائم بیسیکلی پروٹین سے بنا ہوا ہے اور پروٹین امینو ایسڈ سے بنے ہوئے ہیں. تو یہ امینو ایسڈ ٹمپریچر بڑھانے سے یہ ڈی نیچر ہوتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا کس لیے ڈی نیچر ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کا ٹمپریچر بڑھانے سے اس کی کولیجن بڑھتی ہے اور مطلب اسپیڈ بڑھتی ہے، اور اسپیڈ بڑھنے سے کیا ہو جاتا ہے کہ ایک خاص لمٹ تک تو ٹھیک ہے یہ مطلب ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے بانڈ بنایا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب ٹمپریچر بہت زیادہ بڑھتا ہے، حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، اپٹیمم لیول سے زیادہ ہو جاتا ہے، تو یہ مالیکیول ایک دوسرے کو چھوڑ جاتے ہیں اور ان کے درمیان بانڈ ختم ہو جاتا ہے. اب جب ان کے درمیان بانڈ ختم ہو گیا تو مالیکیول ڈی نیچر ہو گیا. تو جو انزائم تھا یہ جس پروٹین سے بنا ہوا تھا تو وہ پروٹین اس کی نیچر خراب ہو گئی، وہ جس طرح اس کی ساخت تھی وہ ساخت اس کی بگڑ گئی. تو جب اس میں یہ فرق آ جاتا ہے، اس کے درمیان بانڈ ٹوٹ جاتا ہے
तो इस को हम कहते हैं डीनेचरेशन, ठीक है। तो हम कहते हैं कि एंजाइम जो है वो डीनेचर हो गया, ठीक है, मतलब एंजाइम की जो नेचर थी वो चेंज हो गई, ठीक है। तो डीनेचरेशन जो है वो क्या हो जाता है कि एंजाइम डीनेचर होने शुरू हो जाते हैं ऑप्टिमम पे। ऑप्टिमम के बाद जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाते हैं तो कुछ कुछ एंजाइम डीनेचर होते जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं, और कुछ ज़्यादा और आखिर में जाके सारे के सारे एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल रुक जाती है, एक जगह पे स्लो होती जाती है, और फिर एंड तक आके मतलब जब सारे एंजाइम डीनेचर हो जाए तो जाहिर बात है फिर रिएक्शन भी स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा कि टेम्परेचर का क्या असर होता है एंजाइम की एक्टिविटी पर। अब हम थोड़ा सा ऑप्टिमम टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं कि ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो कई कई चीज़ों के लिए अलग है, कई चीज़ों के लिए अलग है। तो जिस तरह देखा, मैं एक ख़ास वैल्यू नहीं बता सकता आपको कि मैं आपको बताऊं कि 40 डिग्री सेल्सियस जो है वो बिल्कुल ऑप्टिमम टेम्परेचर है, लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो उससे कम टेम्परेचर पे भी काम करते हैं, और कुछ एंजाइम उससे ऐसे हैं जिनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर उससे ज़्यादा होती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर मैंने आपको बता दिया कि वो टेम्परेचर जिस पर एंजाइम की एक्टिविटी बिल्कुल पीक लेवल पे होती है, बिल्कुल मैक्सिमम लेवल पे होती है, ठीक है। तो आप देखें कि ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम एक्टिविटी, जिस पर एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, अगर मैमल्स के लिए देखा जाए, जिस तरह के मैमल्स होते हैं, इंसान भी होते हैं, तो उनके बॉडी के अंदर जो एंजाइम वर्क कर रहे होते हैं, तो उनके लिए 40 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो बिल्कुल ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। वो उस पर एंजाइम की एक्टिविटी बिल्कुल पीक लेवल पे होती है। उससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंजाइम जो है ना वो काम करना छोड़ देंगे, ठीक है, डीनेचर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें कि जो आर्कटिक स्नो फ्ली है तो उसके लिए टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम है, मतलब वो -10 पे मैक्सिमम एक्टिविटी करेगा। अगर उससे टेम्परेचर जो है ना -10 से -9 पे लाया जाए, -8 पे लाया जाए, तो वो काम करना छोड़ देगा, ये देखें। और ये देखें कुछ बैक्टीरिया ऐसे होती हैं जो जिसको हम कहते हैं थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, ठीक है, जो मतलब ज़्यादा टेम्परेचर में जो है ना वो जिंदा होती हैं और मतलब एक्टिविटी फास्ट करती है। उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया कुछ हैं तो उनके लिए टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस जो है वो ऑप्टिमम है। मतलब उससे कम टेम्परेचर पे 40 पे उसकी एक्टिविटी स्लो होगी, 50 पे थोड़ी सी ज़्यादा होगी, 60 पे और ज़्यादा होगी, 70 पे और ज़्यादा, 80 पे और ज़्यादा, 90 पे बिल्कुल पीक पे पहुँच जाएगी। लेकिन 90 से टेम्परेचर आगे लेके जाओगे तो फिर वही बात कि उसके एंजाइम डीनेचर होना शुरू हो जाएंगे। तो ये बात जहन में याद रखें कि हम टेम्परेचर की वैल्यू एक ख़ास नहीं बता सकते कि ये ख़ास टेम्परेचर की वैल्यू है जिस पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। हाँ, अगर कोई आपसे ये पूछे कि मैमल्स के लिए क्या है तो आप 40 बता सकते हैं, आर्कटिक स्नोफ्ली के लिए क्या है तो आप ये बता सकते हैं कि -10 डिग्री सेल्सियस है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि थर्मोफिलिक बैक्टीरिया के लिए क्या है तो आप ये बता सकते हैं कि उसके लिए ऑप्टिमम जो टेम्परेचर है वो 90 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि 40 डिग्री सेल्सियस तमाम जानदारों के लिए ठीक है, सेम है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने एंजाइम की एक्टिविटी के बारे में पढ़ा कि उस पर कौन से जो है ना चीज़ें वो असरअंदाज होती है। तो आज हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह पीएच के बारे में और एंजाइम कंसंट्रेशन और उसके बाद फिर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।